Hello and welcome to the VKC Vishu Campus channel and subscribe my channel. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है VKC विशु। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कृषक एवं पशुपालन, द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स। इसके बारे में हम बात करेंगे कि जो शुरुआती दौर में अभी हमने जो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि शुरुआती लोग कैसे थे, कैसे रहते थे, कैसे जीवन यापन करते थे। अब धीरे धीरे जब चेंजेस हुए तो उन्होंने कृषि जो है वो शुरू कर दिया, कृषि करना और पशुपालन करना शुरू कर दिया। आज हम बेसिकली इसी के बारे में बात करेंगे। जो बेसिकली हमने जो बात करी थी नवपाषाण काल में कृषक और पशुपालन जो है ये दोनों चीज़ें शुरू हो गई थी। तो बेसिकली हम इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कृषक जो है कृषि कैसे होने लगी और पशुपालन कैसे शुरू हुआ। हाँ, तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि नवपाषाण काल उस पूर्व धातु चरण संस्कृति का सूचक है जब यहाँ पे रहने वाले लोगों ने अनाज उगाकर पशुओं को पालतू बनाकर भोजन की पूर्ति की व्यवस्था कर ली। यानी लोगों ने अब शुरुआती दौर में जो है खेती करना शुरू कर दिया था। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक है खेती और पशुपालन की शुरुआत। तो दोस्तों यहाँ पे खेती और पशुपालन की जब धीरे धीरे शुरुआत हुई वो कैसे हुई ये हम जानते हैं। नवपाषाण युग में आरंभिक मानव को कृषि में सफलता हासिल हुई और लोगों ने खाने पीने योग्य वनस्पतियों, बीजों और बीजों के अंकुरण से पौधे निकालना जो है वो ये सब सीख लिया था। अब ये सब कैसे सीखा? तो सबसे पहले क्योंकि मानव ने इसी युग में सबसे पहली बार नवपाषाण युग में खेती की शुरुआत करी। उन्होंने दुनिया की बदलती जलवायु के साथ में इन धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को, जो भी खाने योग्य वनस्पतियां हैं उनके बीजों और बीजों के अंकुरण से पौधे कैसे निकलते हैं ये सीखा। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि उन्होंने धीरे धीरे जंगली जानवरों को भी पालतू बनाना शुरू कर दिया। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है। जिस जानवर को इन्होंने सबसे पहले पालतू बनाया था वो कुत्ता था और धीरे धीरे अन्य जानवरों को अपने नज़दीक आने के लिए उत्साहित किया और उनको धीरे धीरे पालतू बनाने की शुरुआत कर दी। यानी सबसे पहला जो पालतू जानवर था वो था कुत्ता। फिर इसके बाद धीरे धीरे भेड़, गाय, बकरी और सूअर जैसे जानवरों को अपने आसपास बुलाने लगे, उनको प्रोत्साहित करने लगे और जब ये जानवर उनके आसपास जाने लग गए तो उनको पालतू बनाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें दोस्तों हमारा बसने की प्रक्रिया। यानी क्योंकि लोगों को खेती करनी थी और खेती के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उस खेती की देखभाल करना। तो देखभाल करने के लिए लोगों को एक जगह पे रहने की आवश्यकता पड़ी और इस वजह से यहाँ पर बसने की प्रक्रिया जो है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, बसने की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पे शुरू की गई। बसने की प्रक्रिया को बेसिकली हम इंग्लिश में बोलते हैं डोमेस्टिकेशन। ये जो था, लोगों ने, क्योंकि लोगों को यहाँ पे जानवरों की भी देखभाल करनी है और पौधे भी उगाने हैं, तो इस वजह से उन्होंने बसने की प्रक्रिया जो था वो शुरू कर दिया था। बसने की प्रक्रिया शुरू हुई करीब 12,000 वर्ष पहले और बसने की प्रक्रिया जो थी वो अचानक से नहीं आई। बसने की प्रक्रिया जो है वो पूरी दुनिया में धीरे धीरे चली और 12,000 वर्ष पहले इसकी शुरुआत हुई। और आज जो हम भोजन करते हैं वह इसी प्रक्रिया का ही परिणाम है कि लोगों ने एक जगह रहने की कोशिश करी और उन्होंने सबसे प्राचीन जो कृषि में जो सबसे पहली फसल जो उगाई थी वो थी कौन सी? गेहूं और जौ। इन्होंने दो फसलें उगाई थी, गेहूं और जौ। सबसे प्राचीन फसलों की दोस्तों अगर यहाँ पे कभी भी बात करी हो कि सीटेट में आपके कि सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी उसके नाम बताइए, तो वो थे गेहूं और जौ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक नवीन जीवन शैली। नवीन जीवन शैली का मतलब है कि लोग जो थे पहले खानाबदोश लोग थे
और एक जगह से दूसरी जगह पे भटकते रहते थे। लेकिन खेती की वजह से लोगों को लंबे समय तक एक ही जगह पर रहना पड़ता था और उसके लिए बहुत देखभाल करनी पड़ती थी खेती की चीज़ों को। तो खेती की चीज़ों में कैसे देखभाल करनी पड़ती थी? पहले बीज को लेना है, बोना है, फिर फसलों के पकने तक उसका इंतज़ार करना है। बीच बीच में पौधों की सिंचाई करनी है, खरपतवार हटाने हैं, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करनी है। तो ये बहुत सारे काम जो थे वो उनके पास आ गए, सिर्फ एक अनाज उगाने की वजह से। और फिर फसल की कटाई के बाद में उस अनाज का उपयोग जो है वो बहुत संभाल कर करना पड़ता था। बहुत संभाल कर क्यों करना पड़ता था? क्योंकि पहली चीज़ वापस खेती करने के लिए, क्योंकि अगर दोबारा खेती करनी है तो उसके लिए उसका बीज जो है, बीज आवश्यक होगा। तो उस बीज को बचाना और भोजन में उपयोग करना उस चीज़ को। तो यानी दो तरीके से इनके काम थे, पहला भोजन के लिए बचाना, दूसरा है बीज के लिए बचाना। तो यानी अनाज को दो रूप में ही बचा के रखना पड़ता था। इसके लिए लोगों ने क्या सोचा? इसके लिए लोगों ने भंडारण की बात सोची, मानव ने भंडारण की बात सोची और नए नए तरीकों से भंडारण करना शुरू कर दिया। कौन से तरीके थे? इसमें सबसे पहले मिट्टी के बर्तन बनाए गए। कौन से? मिट्टी के। ये भी एग्जाम में आ जाते हैं कि किस प्रकार के बर्तन जो है वो सबसे पहले बनाए गए थे। तो मिट्टी के बर्तन और टोकरियां बनाई गई। इसके अलावा जमीन में गड्ढा खोद के इन सब चीजों को रखा जाने लगा। इसके बाद हम बात करते हैं स्थायी जीवन की ओर। तो दोस्तों, स्थायी जीवन में क्या था कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय लोगों का बीतता गया और लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिए और नए नए औजार भी इसके साथ ही उन्होंने बनाने लग गए। अब क्या हुआ कि पुरातत्वविदों को बहुत सारी चीज़ें मिली। सबसे पहली चीज़ कि झोपड़ियाँ मिली हैं, क्योंकि लोगों ने घर बनाने की शुरुआत कर दी थी। बहुत सारे घर जो हैं वो ज़मीन के नीचे हमें मिले हैं, गड्ढों में। ये मिले हैं बुर्ज होम में, वर्तमान कश्मीर में है। ये गड्ढों के नीचे घर बनाते थे, जिसको गर्तवास बोला गया। क्या बोला गया दोस्तों? गर्तवास। यहाँ पे नहीं लिखा है, बेसिकली इसको गर्तवास बोला गया और गर्तवास के अंदर ही ये जो जो है घर बनाने शुरू कर दिए। इसके अलावा नीचे उतरने के लिए इन्होंने सीढ़ियाँ भी बनाई और बहुत सारी झोपड़ियों में आग जलाने की जगह भी हमें मिली है, घर के बाहर भी और घर के अंदर भी। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चलता है कि मौसम के अनुसार लोग घर के अंदर खाना या घर के बाहर खाना जो है वो पकाते होंगे। इसके अलावा हमें बहुत सारे, ये यहाँ पे आ गया गर्तवास। हमें गर्तवास में गर्तवास मिले हैं। गर्तवास का मतलब है गड्ढे में घर। तो बेसिकली हमें ये सारी चीज़ें मिली हैं। इसके अलावा हम एक मेन पॉइंट की बात कर ले, जो हमारा ये ऊपर था, कि बहुत नए नए तरीके के औजार भी हमें मिले हैं। नए तरीके के औजार क्या? क्योंकि हमारा ये नवपाषाण युग चल रहा है, जो कि पुरा पाषाण और मध्य पाषाण काल के बाद आया नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल की जो प्रमुख बात ये थी कि इसमें नए नए तरीकों से औजारों का प्रयोग जो था वो शुरू हो गया। क्योंकि यहाँ पे ऐसे औजार मिले हैं जिनकी धार को और अधिक पेना करने के लिए उस पे पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए भी किया जाता था। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें औजार के रूप में हमें मिली हैं। इसके बाद हमें बहुत सारे मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। यहाँ पे है, ये रहे, कि हमें कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है कि लोग इन बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए, इसके अलावा वह अपने अनाज संबंधी वस्तुओं को इसके अंदर रखने के लिए उपयोग में लाते होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं और बेसिकली उस टाइम का जो प्रमुख हिस्सा जो था हमारे अनाज में, वो था चावल, गेहूँ, दलहन। ये सारे हमारे आहार का प्रमुख बड़ा हिस्सा था। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सामाजिक रीति रिवाज और जनजाति। बेसिकली देखिए, जनजाति का क्या मतलब होता है? जनजाति का मतलब होता है कि यहाँ ये थोड़ा सा
गलत हो गया है, पुरातत्वविदों, ये लिखा हुआ था यहाँ पे। तो पुरातत्वविदों ने जनजाति शब्द का प्रयोग जो है वो पशुपालन समूह के लिए किया था, और विद्वानों के अनुसार यह सदस्य ऐसे रीति रिवाजों को मानते थे जो पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रचलित में थे, यानी प्रचलन में थे। तो यानी शुरुआत से जो चले आ रहे हमारे जो रीति रिवाज हैं, वो जिस जनजा जो मतलब पशुपालक समूह जो सबसे ज़्यादा मानता था उन रीति रिवाजों को, उसे हम जनजाति, या जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने इसको जनजाति शब्द दिया है। इसके अलावा जनजाति सदस्य जो थे वो शिकार भी करते थे, भोजन संग्रहण भी करते थे, खेती और पशुपालन, मछली पालन, ये सारी चीज़ें जो थे वो करते थे। इसके अलावा अगर हम संस्कृति की बात करें, तो इनकी संस्कृति जो परंपराएं थी, सांस्कृतिक परंपराएं, ये बहुत ही समृद्ध और विशिष्ट थी। ठीक है, ये यहाँ पे भी गलत हो गया है, विशिष्ट होती थी। इसके अलावा इनके अपने देवी देवता होते थे। इसके अलावा एक और अगर हम चीज़ की बात करें कि रीति रिवाज और जनजाति में, तो जनजाति के जो लोग थे उसमें गरीब और अमीर के बीच में कोई अंतर नहीं होता था, इसलिए जनजाति समाज अन्य समाजों से अलग होते थे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल। अब नवपाषाण स्थल की हम बात करेंगे, ये भी बेसिकली थोड़ा सा गलत हो गया है। यह है नवपाषाण स्थल। सबसे पहला है मेहरगढ़। मेहरगढ़ की बात कर लेते हैं। तो मेहरगढ़ जो है वो बेसिकली ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास हरा भरा स्थल है। यहाँ के मेहरगढ़ के जो पुरुष हैं, स्त्री पुरुष, वो अपने स्थल पर सबसे पहले जौ और गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना उन्होंने सीखा था। तो बेसिकली दोस्तों, मेहरगढ़ से ये क्वेश्चन आ सकता है कि पहली चीज़ वो कहाँ पे स्थित है। तो ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते पर स्थित है, जिसको बोला जाता है बोलन दर्रा। उसके पास एक हरा भरा स्थल है, वहाँ पे मेहरगढ़। इसके अलावा उन्होंने सबसे पहले क्या सीखा था, तो गेहूं उगाना, सॉरी, जौ और गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। इसके बाद दार्जिलिंग हेडिंग की बात कर लेते हैं। दार्जिलिंग हेडिंग जो है वो हमारा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है, और ये कहाँ पर है, इसकी बात अगर हम करें तो ये असम में है। असम असम के चित्तग्राम क्षेत्र में ये स्थल हमें मिला है, और यहाँ पे जो है सबसे प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई थी वो हमें मिली है। इसके अलावा यहाँ पे औजार और बर्तन भी हमें मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पे खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण भी हमें मिले हैं, और साथ ही यहाँ पे जेडाइट, क्या बोलते हैं दोस्तों, जेडाइट, जेटाइट के पत्थर भी हमें मिले हैं। लास्ट हमारा, सॉरी, सेकंड लास्ट हमारा टॉपिक है कोल्डिहवा। ये भी नवपाषाण स्थल का सबसे महत्वपूर्ण स्थल में गिना जाता है, और यह महागढ़ा, कहाँ पे है, महागढ़, इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित अन्य महत्वपूर्ण पाषाण स्थल है, और यहाँ से धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। यानी जो हमारा ये कोल्डिहवा है, ये कहाँ पर है, यह है इलाहाबाद जिले में, और यहाँ से हमें धान की खेती के सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। यानी सबसे प्राचीन धान जो थी वो इधर ही उगाई गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चिरांद। चिरांद की अगर हम बात कर लें तो ये मध्य गंगा घाटी, ये थोड़ा सा दोस्तों गलत हो गया है, मध्य गंगा घाटी में स्थित महत्वपूर्ण जो है वो मध्य नवपाषाण स्थल है, और ये स्थल बिहार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बिहार में। यहाँ से पॉलिशदार पत्थर कुल्हाड़ी, हथौड़े के साथ हड्डी व सींग सींग के बने उपकरण जो है वो हमें मिले हैं। तो दोस्तों, हमारा ये टॉपिक आज ख़त्म होता है। कल हम 2 टॉपिक कवर करेंगे।
सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा हमारा हड़प्पा सभ्यता रहेगा, जो हमारे आरंभिक नगर में शामिल है। और सेकंड टॉपिक जो हमारा रहेगा वो वैदिक काल का रहेगा। वैदिक साहित्य के बारे में हम, वैदिक इतिहास के बारे में हम पूरी जितनी भी डिटेल है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और सारे वेदों की बात करेंगे कि उनमें क्या था। और दोस्तों हमारी ये क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।